दिन सुने अपने मास्टर की बात, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन फिर मास्टर ने यही बात बोली, तू अछूत है, तू पढ़ के क्या करेगा, कुछ नहीं बोले। लेकिन जब तीसरे दिन मास्टर ने कहा कि तू अछूत है, तू महार है, तू पढ़ लिख के क्या करेगा, तो बाबा साहब उठ करके खड़े होते हैं और मास्टर को जब कहते हैं, देखिए मास्टर साहब, आज तो आपने ये बात कह दी कि मैं अछूत हूँ, मैं महार हूँ, मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये बात बोली तो मैं आपका जूतों से स्वागत करूंगा, इसके नीचे मैं बात नहीं करूंगा। और उसी के तुरंत बाद की बात है, उसी के तुरंत बाद है, आप सबको पता है कि बाबा साहब को पानी तक नहीं पीने दिया जाता था स्कूल में। चपरासी टोटी खोलता था तब जाके बाबा साहब पानी पी पाते थे। एक दिन की बात है, बाबा साहब को बहुत तेज प्यास लगती है। चपरासी पास से निकलता, बाबा साहब कहते भैया टोटी खोल दो, बहुत जोर प्यास लगी है। चपरासी अपना पानी पीता है, टोटी बंद करके चला जाता है मजा चखाने के लिए कि छोटा सा बालक है, इसको पानी नहीं पीने देंगे। चपरासी चला जाता है, बालक भीम के स्वाभिमान को फिर से ठेस लगती है और वो बालक भीम उठ के खड़ा होता है और जाता है, खुद ही नल खोलता है और नल खोल करके पानी पी लेता है। पानी पी लेता है तो पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। एक अछूत के बच्चे ने पानी का टोटी छू दिया, पानी का टोटी अपवित्र हो गया, हम सारे लोग अपवित्र हो गए, एक अछूत बच्चे ने पानी को छू दिया। सब लोग दौड़े उसको मारने के लिए, चपरासी भी दौड़ा मारने के लिए, और जैसे दौड़ा तो बाबा साहब जैसे अपने मास्टर को जवाब दिए थे वैसे ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, रुको, जिसको पानी पीने से मेरे दिक्कत है वो अपना अपना पानी खुद घर से लेकर के आए, मैं रोजाना इसी नल से पानी पीऊंगा और मैं झुकने वाला नहीं हूं। और अगर किसी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो मैं एक एक को गिरा गिरा के मारूंगा। 6 साल का बच्चा ऐसे दहाड़ के बोलता है। भैया ताली मत बजाना मेरी बातों पे। अब मैं जो बात कह रही हूँ, मैं सामाजिक परिवर्तन के लिए आप लोगों के बीच में आती हूँ। नेता आपके बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, नेता आपके बीच में बैठा हुआ है, मैं नेता नहीं हूँ। मेरी बात को ध्यान से समझिए। एक 6 साल का बालक भीम दहाड़ करके अपने मास्टर को, अपने चपरासी को, अपने सहपाठियों को जवाब देता है, और आप लोग उनके जीवन से क्या प्रेरणा लेते हो, क्या प्रेरणा लेते हो कि यहाँ 2 घंटा बैठना है। भाई परवेश तो रोजे से हैं, दिन भर खाना नहीं खाते हैं, पानी का बूंद तक नहीं इनकी जबान पे जाता है। 5 बजे जब इनका रोजा खुलता है तब जाकर के ये खजूर खा करके या जो भी मीठा खा के पानी पीते हैं। सोचिए कितना कठिन है ये काम करना। इस तपती हुई दोपहरी में पूरा दिन बगैर पानी के आप अपना जो है धर्म निभा रहे हैं। और एक मेरे समाज के भाई है जिनके लिए 6 साल की उम्र से ही बाबा साहब ने क्रांति शुरू कर दी थी। मेरा समाज 2 घंटा बिना सुर्ती के नहीं रह पाता है। गलत कह रही हूँ तो बोलना। ये मेरा भाई है और मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, मैं चैलेंज कर सकती हूँ आपको। पैसा दे के नहीं बुलाते हो आप मुझे, मैं जो चाहूंगी आपको बोल सकती हूँ। आपको सुधारना, जब मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारना आपका कर्तव्य है, और जब बाप गलत हो तो उसको सुधारना बच्चों का फर्ज बनता है। 6 साल का बालक भीम ललकार करके इनको सुधारता है, और जब वही बालक भीम बड़ा होता है तो सबसे पहला संघर्ष करते हैं बाबा साहब इसी मार्च के। अप्रैल और मार्च ये 2 महीना एकदम क्रांति का महीना है। इसी अप्रैल मार्च के महीने में बाबा साहब पानी पीने के लिए आंदोलन करते हैं, महाड़ में पानी पीने का आंदोलन करते हैं। उस समय हमारे समाज के लोगों को नाले का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता था। साफ पानी पीने के लिए महाड़ तालाब सत्याग्रह करते हैं और हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाते हैं। और उस दिन उस मास्टर को जवाब देते हैं कि देख मास्टर, देख देख चपरासी, देख, तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख करके क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख करके अपने समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार दिला दिया। ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। मैंने कहा ना ताली मत बजाइएगा, मेरी बात को सुनिए। मैं नेता बनने नहीं आई हूँ, बात को सुनिए। इतना कष्ट हो रहा है कि परवेश भाई को तो मैं एकदम मैंने बहुत सारे जिलों में जाके प्रचार किया, लेकिन परवेश भाई जैसा हीरो नेता मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, एकदम वो 1-2-3 फिल्मों के जो गाने वाले चलते हैं ना, परवेश भाई से जब मैं पहली बार मिली तो मैंने कहा भाई हीरो जैसी पर्सनालिटी है और एकदम नेता अगर ये बन के सदन में जाते हैं तो कोई इनके अगल बगल ठहरता भैया। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आप मेरा बिकाऊ समाज 500 रुपए में आपने अपना वोट बेच दिया, एक बोतल दारू पे आपने परवेश भाई को हरा दिया।
सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक एक दो दो वोट भी अगर एक एक गांव से गड़बड़ हुआ, उसकी वजह है कि आज परवेज भाई यहाँ बैठे हैं, नहीं तो परवेज भाई सदन में जाकर के बैठे हुए। मास्टर को जवाब दिया बाबा साहब ने कि देख मास्टर देख, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। और 1927 में 25 दिसंबर को वो विधान जिसमें ये लिखा है कि अछूतों को पैसा कमाने का अधिकार नहीं, अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं, अछूत को अगर सड़क पे कहीं पैसा गिरा हुआ भी मिल जाए तो जेब में तो आपको पैसा रखना नहीं है, लेकिन कभी गलती से भी 1 आना 2 आना 4 आना जेब में अगर हो तो जो सड़क पे पैसा 50 पैसा पड़ा हुआ मिले उसको भी उठाओ और जेबी में जो 4 आना हो वहू के लगाए कि कोनो बाभन के थोके दान कर देवे। जिस विधान में यह लिखा था कि औरत अगर विधवा हो जाए तो उसका बाल मुंडा करके उसको घर की सबसे भीतर वाली कोठरी में रखिए जहां पे उसको सूरज की धूप न मिले, जिसमें यह लिखा है कि औरत अगर विधवा हो जाए तो उसको 1 टाइम का भोजन करना चाहिए, उसको गद्दा बिछा के नहीं सोना चाहिए, उसको जमीन पे सोना चाहिए, जिसमें यह लिखा है कि आदमी की औरत अगर मर जाए तो वो चिता शमशान जला करके आए और पानी में डुबकी लगा के जब वो अंतिम संस्कार के बाद जब डुबकी लगा के अपने आप को पवित्र करे तो धोती सूखने से पहले दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। जो ऊंच नीच गैर बराबरी पर आधारित विधान था मनुस्मृति, उस मनुस्मृति को बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 को जब जलाए बहन जी, तब बाबा साहब ने उस मास्टर को दोबारा जवाब दिया, देख मास्टर देख, तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख करके क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख करके तेरे विधानों को आग लगा दी। जिस ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था को तूने बनाया था उस विधान को मैंने मानने से इनकार कर दिया। ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। और उसके बाद बाबा साहब ने जब भारत का संविधान लिखा, जब बाबा साहब को अवसर मिला भारत का संविधान लिखने का, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ भाई परवेज का और यहाँ बैठे जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं। ये रमजान का महीना चल रहा है, मैं भी आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, धर्म की भी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। इतना अच्छे से इतनी कट्टरता से जो आप पालन करते हो, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग भी इतना कट्टरता किसी तरीके से बाबा साहब के ही प्रति केवल आप दिखा लें तो पूरी जंग हम ऐसे ही जीत लेंगे। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे बाबा साहब अगर भारत का संविधान लिख पाए, नहीं तो इन लोगों ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद हैं। ये तो बंगाल के जयसूर, खुलना और फरीदपुर सीट से जो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र था उन मुसलमानों ने बाबा साहब को चुन करके संसद में भेजा, जो बाबा साहब को मौका मिला भारत का संविधान लिखने का। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ भाई परवेज जी आपका और आपके पूर्वजों का, जिनकी वजह से बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। जब संविधान लिखा बाबा साहब ने तब उस मास्टर को फिर से जवाब दिया, देख मास्टर देख, तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख करके क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख करके भारत का विधान बदल दिया, सभी समाज के लोगों को हक और अधिकार दे दिया। जिन औरतों को पढ़ने का मनाही था उनको शिक्षा का अधिकार दे दिया, जिन औरतों को शरीर के इतना ऊपर कपड़ा नहीं पहनने का अधिकार था बहन जी, इतना हिस्सा हमको खोल के चलना पड़ता था, मैंने कपड़ा पहनने का अधिकार दे दिया, खाने का अधिकार दे दिया, नौकरी का अधिकार दे दिया और सबसे बड़ा अधिकार जो मान सम्मान का है कि आज कोई ऊंची जाति का व्यक्ति हमारे गांव देहात में आ जाता है, घर पे आ जाता है, तो बहन जी क्या हम लोग अपना चारपाई और अपना कुर्सी छोड़ के खड़े होते हैं क्या? क्यों बच्चों खड़े होते हैं क्या? आज तो हम कही ला रहे बाबा नहीं अपन घरे के होई, ठाकुर हुई अपन घोरे के न हुई। ये जो मान सम्मान दिलाया उस दिन बाबा साहब ने कहा कि देख मास्टर देख, मैंने अपने समाज के लोगों को मान सम्मान का अधिकार दिला दिया। भारत का संविधान लिख करके इस पूरी देश में, इस पूरी देश के लोगों की मैंने तकदीर बदल दी। ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम बाबा साहब ने किया, इस फोटो में या किसी भी फोटो में सबसे पहली फोटो जो आपको लगी हुई दिखती है वो तथागत गौतम बुद्ध की है, तथागत गौतम बुद्ध की है। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी प्रयास किया, जब पानी पीने का आंदोलन किया तब भी प्रयास किया बहन जी कि शायद ये ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था हमको इंसान मानने लगे, नहीं माना उसने। फिर उसके बाद बाबा साहब ने 1930 में मंदिर में प्रवेश का आंदोलन किया
कि हमको भी ऊंची बिरादरी के लोगों के जैसे मंदिर में प्रवेश का भी अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि मैंने मंदिर में प्रवेश का आंदोलन चलाया इसलिए नहीं कि मैं इनके मंदिर की पूजा करना चाहता था, देवी देवता की पूजा करना चाहता था, कह रहे इसलिए नहीं मैंने मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया, बल्कि मैंने मंदिर में प्रवेश का आंदोलन इसलिए चलाया कि मैं सबको ये संदेशा देना चाहता हूँ कि मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान हूँ, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, और अगर तुम हमको हिंदू मानते हो तो हमको भी अपने बराबरी में मंदिर में बैठाओ, पूजा का अधिकार दो, हमको भी पुजारी बनाओ। पुजारी एक जाति विशेष का ही आप क्यों बनाते हो? और तब उसके बाद जब बाबा साहब ने देखा कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, जब पानी का आंदोलन किया तब भी लोगों ने बाबा साहब के ऊपर लाठी बरसाई, बाबा साहब का सर फटा, खून बहा। जब मंदिर में प्रवेश का आंदोलन बाबा साहब ने किया तब भी बाबा साहब ने लाठी खाई, और तब बाबा साहब ने ऐलान किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मेरे माँ बाप उस धर्म को मानते थे। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और इसीलिए मेरे बहुजन समाज के सुरती रगड़ने वाले भाइयों, बाबा साहब की केवल जय जय भीम करने से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा साहब ने जब ये कहा कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है, तो तुम खुद सोचो उतनी विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब इतना बड़ा चैलेंज किए, और 14 अक्टूबर 1956 को जब तथागत गौतम बुद्ध की शरण में गए तब उस मास्टर को अंतिम बात जवाब दिया, देख मास्टर देख, तू कहत रहा ना हम अछूत हैं, महार हैं, हम पढ़ लिख के क्या करब? तो देखा मास्टर, मैं पढ़ लिख करके ये करना चाहता था, मैंने अपने लोगों को इस ऊंच नीच जाति पाति वाली व्यवस्था से, इस ऊंच नीच जाति पाति वाले धर्म से मुक्ति दिला दी, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। भगवान बुद्ध की शरण में ले गए जो समानता पे आधारित था। भगवान बुद्ध की शरण में ब्राह्मण भी शामिल थे, क्षत्रिय भी शामिल थे, बनिया भी शामिल थे, भंगी भी शामिल था, सुपत्ता जो कुत्ते का मांस खाता था वो भी शामिल था, सुनीति जो भंगी था वो भी शामिल था, आम्रपाली जो कि नगर वधू थी वो भी शामिल थी। भगवान बुद्ध ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो उस बराबरी वाले धर्म में बाबा साहब आपको और हमको लेकर के इतनी बड़ी क्रांति करके चले गए भैया। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती पूरी हुई, 132वीं जयंती लग गए भैया। बाबा साहब को संघर्ष करते 1956 में वो हमको छोड़ करके गए, और उनके जाने के बाद अगर किसी ने बाबा साहब को सही मायने में जाना, समझा और उनके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया तो वो ना आप थे, ना आप थी बहन जी, ना हम थे, बल्कि वो केवल और केवल साहेब कांसी राम थे। तो बाबा साहब का दूसरा नाम, बाबा साहब का दूसरा नाम, बाबा साहब का दूसरा नाम, तो वो साहब कांशी राम थे। साहब कांसी राम भी नौकरी कर रहे थे। बहन जी आजकल मैं बाबा साहब के बारे में बहुत ही कम बोल रही हूँ, आपके यहाँ पर तो मैंने इतना बोल भी दिया, लेकिन 1 तारीख से जयंती का कार्यक्रम क्या वैसे तो हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन जब से चुनाव का रिजल्ट आया है तब से मुझे इस बात की समझ में आई है कि बाबा साहब के संविधान को अगर किसी ने सही से लागू करवाया था तो वो साहब कांसी राम ने। इसीलिए गाँव गाँव घूम रही हूँ मैं, धूप में, दोपहर में, रात में, लगातार। पता है आपको, मैं 10 मार्च को रिजल्ट आया है और उसके 15 दिन पहले से मैंने छुट्टी लगा रखी थी। बीच में कुछ एक दिन ही मैंने अपनी नौकरी की होगी, इसके अलावा मैं केवल छुट्टी लगा करके गांव गांव में घूम करके सिर्फ और सिर्फ साहब कांसी राम की बातें कर रही हूँ, क्योंकि साहब कांसी राम ने आपको और हमको न बिकने के लिए पैदा किया था। आपको और हमको वोट की ताकत का एहसास कराया कि तुम बिको नहीं, और जो बिकेगा नहीं वही टिकेगा। साहब कांसी राम की इतनी बड़ी कुर्बानी को हम लोगों ने इस बार 5-5 किलो राशन पे बेच दिया, 1-1 किलो नमक पे बेच दिया। हमारी एक बहन बहुत मजबूती से कह रही थी, अरे तू हमके 4 पल्ला बना के दे दे बा, तब वो हमन तो के वोट न दिहल जाई। लोग इनसे आके कह रहे थे, अरे उनके देबू तो तुम्हार वोट पानी में चल जाए। कहा हमार वोट पानी में जाए चाहे गढ़ई में जाए, हम अपन बाबा साहेब कांसी नाम के नाम पे वोट दे। लेकिन मेरे ये बदमाश जो ये सुर्ती खाने वाले भाई हैं, इन लोगों ने किसी का भी मान नहीं रखा।
बहन तो मेरी बहुत मजबूत है, लेकिन भाई मेरे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। आपको ही मजबूत करने के लिए साहब कांसीराम इतनी बड़ी नौकरी करते थे मेरे प्यारे भाई बहनी। हमारे साहिब कांसीराम वैज्ञानिक रहने, बढ़िया नौकरी करत रहने, चाहते तो वो भी बंगला बना करके गाड़ी बना करके बढ़िया से रहते। लेकिन एक दिन साहब कांसीराम को बाबा साहब के बारे में पता चला और उसके बाद बाबा साहब का किताब खरीद के लाए और बैठ करके पढ़े। कई किताब पढ़ने से मान्यवर कांसीराम के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन भयल बहनी कि साहेब अपन नौकरी से इस्तीफा दे दिए। सोनिया भैया, साहब कांसीराम बाबा साहब की एक किताब पढ़ के अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा लिख करके जब जमा किए तो अपन माई के एक चिट्ठी लिख ले। उस चिट्ठी में लिखे, माँ मैं कभी घर नहीं आऊंगा। दूसरी बात, माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तीसरी बात, माँ मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा। माँ मैं अपने नाम पे कोई घर दुकान बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा। और पांचवी बात, माँ मैंने इस बहुजन समाज को अपना घर द्वार मान लिया है, अब आज के बाद मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगा। ये 5 बातें लिख करके अपन माई के साहब कांसीराम पोस्ट कहने। नौजवान लड़का 34 में जन्म भयल रहा साहेब कांसीराम के 1934 में, और 1964 में साहब कांसीराम अपन नौकरी से इस्तीफा दे देते। सोचो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग तो पढ़ाई कर रहे हो कि नौकरी मिले। साहब उस जमाने में 1964 में अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। माई पगलाए जा रहे, जवान लड़का कहता बियाह ना करब, जवान लड़का कहता नौकरी से इस्तीफा दे देती। माई पगलायल दूसर की गाड़ी पकड़नी, तुरंते भागल पूना आई। पंजाब में साहब का घर है, पंजाब से पूना उनकी माँ आती है और आने के बाद साहब की बात करने की कोशिश करती है। 2.5 महीना साहब की माँ साहब के साथ रहती है, लेकिन साहब कांसीराम एक भी दिन अपनी माँ से 10 मिनट भी बात नहीं करते। वो रात दिन किताबें पढ़ते रहते थे। एक दिन माँ से रहा नहीं गया तो माँ ने कहा, बेटा मैं इतने दिन से तेरे साथ में हूँ तो उससे बात करे के कोशिश करत है, तू हमसे बात ना करत हुआ। ये पता नहीं केकर किताबिया है जौन तू रात दिन एक पढ़ल करत हुआ। तो इन किताबों में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो तू इन किताबों में उलझा रहता है? तो साहब कांसीराम अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये कोई साधारण किताबें नहीं है, ये कोई साधारण किताबें नहीं है, ये किताबें मेरे बाबा साहब मेरे लिए लिख के छोड़ के गए हैं। और इन किताबों में साहब कांसीराम कहते हैं कि बाबा साहब मेरे लिए सत्ता की कुंजी छोड़ के गए हैं, सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं। मैं ये किताबें पढ़ करके सत्ता की चाबी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ तू घर जा, तू टाइम बर्बाद कर रही है, मैं तेरे साथ घर आने वाला नहीं हूँ। माँ रोती हुई घर वापस चली जाती है और यहाँ साहब कांसीराम रात दिन भूखे प्यासे रह के पैदल साइकिल लगातार अपने समाज को जागरूक करने में लगा देते हैं। और पूना शहर में एक ठो कमरा किराए पे लेते हैं। नौकरी से जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था बहन जी, उसको रोजाना लोगों की मीटिंग करने में साहब खर्चा करने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो है साहब कांसीराम रोजाना बंबई जाते थे, मीटिंग करते थे और शाम को वापस ना साइकिल से वापस आते थे। तो जो स्टेशन से घर तक साहब कांसीराम अपनी साइकिल से जाते थे, एक दिन की बात है, ये मेरे 1-2 घंटा सुरती पे जो नहीं रह पाते हैं ना मेरे भाई, आप लोगों को मैं धिक्कारने के लिए बातें बार बार बोल रही हूँ। एक दिन की बात है, साहब कांसीराम के साथ में उनके एक आमटे करके दोस्त रहते थे बहन जी। आमटे दोस्त नौकरी कर रहे थे, साहब नौकरी छोड़ चुके थे। सुबह